बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और पिछले दिनों हमारी इनकम टैक्स रिटर्न 2026 पे एक लेक्चर की सीरीज़ चल रही थी, जो कि हमने आलमोस्ट 4 वीडियोस में सारी कंप्लीट की, जिसमें हमने सैलरी की अलहदा बना दी, रेंटल इनकम की अलहदा बना दी, बिज़नेस की अलहदा बना दी और फिर वेल्थ स्टेटमेंट और बाकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उनकी अलहदा से रिटर्न बना दी है। तो अच्छा, इसमें मुझे बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक एक का उधर रिप्लाई देने की बजाय इधर वीडियो में दे देते हैं ताकि सब कोई उसका मसला क्लियर हो जाए। तो वो क्वेश्चन क्या हैं, ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं पहले और फिर उसके रिलेटेड हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने जेहन में रखें, ये मोस्टली आजकल जो चल रहा है ना, इंग्लिश को उर्दू में लिखना, वो थोड़ा सा मैंने कभी लिखा नहीं है तो पढ़ा भी नहीं है, तो इसलिए मुझे जो थोड़ी सी उसमें मुश्किल रहती है। जहाँ तो आप उर्दू को उर्दू में ही लिखें या फिर इंग्लिश को इंग्लिश में लिखें। लेकिन चलें कोशिश करते हैं कि एक हमारे पास आया है जी, सोल्ड प्रॉपर्टीज़ नॉट डिलीटिंग फ्रॉम द रिटर्न। ऐसा तो नहीं होगा, साथ डिलीट का एक बटन होता है, आप उसमें उसको जब करके डिलीट करते हैं तो वो आपकी रिटर्न से डिलीट हो जाएगी। ये कहीं आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही होगी, अदरवाइज़ उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। अच्छा, एक और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो कहते हैं जी मेरा 12 से 1500 रुपया जो है वो मेडिकल अलाउंस है जो होता है, तो मेडिकल अलाउंस क्या एग्जैम्प्ट है या नहीं है। अच्छा, इसमें ऐसे होता है कि आप जब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपकी जो सैलरी जितनी कटी होती है ना, जितनी टोटल सैलरी ग्रॉस होती है, उस पर जितना विद हेल्ड हुआ होता है वो पूरा पूरा होता है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं, फिर भी आपका थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है और वो टैक्स पेएबल बन रहा है, तो फिर मेडिकल अलाउंस को आप एग्जाम्पशन में डाल सकते हैं। इसके अलावा एक और साहब का क्वेश्चन है जी कि मैंने कुछ कमेटीज़ जो हैं वो मेरी सेविंग हुई हुई थी कमेटीज़ की, तो क्या कमेटी जो है वो टैक्सेबल है। नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि वो आपकी सेविंग 1 साल की नहीं है, या फिर वो सेविंग आपकी इनकम में से आपने ये सेविंग की है। जो टैक्सेबल आपकी टोटल इनकम होती है उसमें से आप सेव चाहे जितना मर्जी कर ले, वो आपकी टैक्सेबल नहीं होती। हाँ, अलबत्ता ये होता है कि आपने फ़र्ज़ किया कमेटी 1 साल की डाली और 10 लोग थे, आपकी उसी साल कमेटी निकल गई तो पैसे बहुत ज़्यादा आ गए आपके पास, तो वो आप समझते होंगे कि अब मैं अमीर हो गया हूँ, ये टैक्सेबल हो जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने अगले 10 महीनों में बाकी लोगों को भी तो देने हैं, या 10 सालों में, तो वो आपकी जितने आपके जमा थे, जब आप रिटर्न बनाएं तो अदर एसेट में लिखें जी इतने की मेरी कमेटी है, जितने जमा होते जा रहे हैं। जब कमेटी निकल आए और आपके पास ज़्यादा लोगों के आ जाएं तो बाकी फिर पेएबल में आप लिखेंगे। तो इस तरह से आपके वो होगा। तो इसमें आगे आ रहा है जी, एक्सीलेंट सर एओपी की रिटर्न का प्रोसीजर भी बता दें। अच्छा, एओपी की जो रिटर्न होती है ना, बेसिकली उसमें जो मैंने आपको बिजनेस इनकम, आपको बिजनेस वाली रिटर्न बनाई है ना, उसमें वेल्थ स्टेटमेंट नहीं होगी। बस वेल्थ स्टेटमेंट के अलावा बाकी सारी बिजनेस इंडिविजुअल की जो रिटर्न है वही एओपी की रिटर्न होगी, उसमें और कोई ऐसी चेंजेस नहीं होंगी। आगे आया जी, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन सर। अब सोशल मीडिया के रिलेटेड इनका आ रहा है कि जो सोशल मीडिया से इनकम हो रही है तो उसकी हम किस तरह से 25-26 की रिटर्न फाइल करेंगे। अब जो तो इस साल के बाद होगा, कई लोगों के वो टैक्स कट भी रहे हैं, उनके फिर वो आ भी रहे हैं जी हमारे बैंक से क्यों टैक्स कट गया, क्योंकि अब 5% उस पर टैक्स लग गया है सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स, टिकटॉक, बाकी सारी इनकम पे। तो इसके लिए जो नॉन फाइलर हैं उनका अब 10% कट रहा है, तो वो अगर फाइलर हो जाएंगे तो उनका 5% कटना शुरू हो जाएगा। ये कल से एक आ रही थी क्वेरीज, तो अब जब वो फाइलर हो गए तो अब उनका 5% कटेगा, तो जो नॉन फाइलर होंगे वो 10% देंगे। तो अब आपने ये करना है कि जो तो पहले इनका अगर जवाब दें तो पिछली में है आपकी 154 ए में जो आपकी आईटी एक्सपोर्ट हैं, आईटी एक्सपोर्ट सर्विसेज जो हैं, उसमें से आप आईटी एक्सपोर्ट जब करेंगे तो उसमें आपको वो 1% टैक्स पे करना होगा, जो कि पिछले साल तक का था। लेकिन जब आप इस साल में आए हैं नए में, तो नए साल में आपको अब ये होगा कि आपने टैक्स आपका 5% कटेगा और फिर वो जाके आप उसको उसके मुताबिक क्लेम कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक साहब का क्वेश्चन है कि लास्ट वीडियो में आपने सेल फोन पैकेजेस पे टैक्स का बताया था, लेकिन बिजली गैस और उसमें, अच्छा उसमें मैंने बताते हुए ये कहा था कि यहाँ से आप एडजस्टेबल टैक्स निकाल ले सकते हैं, उसमें सेल फोन का बता दिया और बाकी का भी कहा होगा कि ये सारे नहीं है।
तो बाकी ये है कि उसमें जितने भी एडजस्टेबल है वो लिस्ट आपकी होगी, जिसके रेलेवेंट जो जो टैक्सेस होंगे वो आप उसको निकाल सकते हैं और उसके मुताबिक आप अपना टैक्स पे एडजस्ट कर सकते हैं जो भी आपका होगा। ठीक है, इसके अलावा आ रहा था क्वेश्चन जी के फर्स्ट टाइम फाइलर बन रही हैं, मेरे फादर के 2022 में डेथ हो गई थी और उनके 25% शेयर मुझे मिला है। हाँ ठीक है, इसमें ऐसे है कि ये मैंने रिप्लाई भी दे दिया था। अब जब इनहेरिटेंस में आपको जो प्रॉपर्टी मिली है उसकी जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो क्योंकि आपको वो 2020 में मिल गई थी इनहेरिटेंस में, तो अब आपके एसेट में वो अवेलेबल होगी आज की डेट में, तो उसमें आपको इनहेरिटेंस में भी जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसी साल आप क्लेम करते डेथ होती तो फिर इनहेरिटेंस में आपने उसको लिखना था, लेकिन अब अपने एसेट में उसको सिंपली लिख दें आप। इसमें मैंने वो समझ के आपको रिप्लाई शायद इसका कर दिया था कि वो आप इनहेरिटेंस में लिखें, लेकिन नहीं, ये इनहेरिटेंस में नहीं होगी क्योंकि वो 20 में आपके उनकी डेथ हुई है, तो 25 में आप रिटर्न क्लेम कर रहे हैं, तो आप अपने एसेट्स को लिख देंगे इसी साल में और साथ विद इन ब्रैकेट लिख देना कि इनहेरिटेंस में आई है ये प्रॉपर्टी, और जो आपके तो प्रीवियस एसेट में लिखा जाएगा। इसी तरह जो आपने कहा कि रेंट उस पर आता है, तो रेंट जो है वो रेंटल इनकम वाली जो वीडियो मैंने बनाई है उसके मुताबिक आप रेंट रिसीव में डालेंगे, कुछ 1/5 आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा और बाकी एक्सपेंसेस अगर हों तो उनको करने के बाद आप वो रिटर्न क्लेम कर सकते हैं, उसका आ जाता है जी। एक्सीलेंट है, गुड है, आगे आ गया जी सर। ये मेरा ख्याल है उसी में भी हुआ था, तो मैंने 2025-26 का ये जवाब दे दिया है। प्रॉपर्टी इनकम का 1/5 जो अमाउंट है माइनस होती है, क्या बाकी एक्सपेंसेस भी माइनस हो जाते हैं? यस, 1/5 तो ऑटो हो जाती है ना, उसको तो आपको वो करनी भी नहीं पड़ती, लेकिन जो बाकी हैं वो आपने एक्सपेंसेस डालने होते हैं। जैसे कि ये है कि आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है, उसका एक्सपेंस है, आपके कलेक्शन चार्जेस हैं, कोई लीगल चार्जेस हैं, इस तरह के वो सारी डिटेल मैंने बताई हुई है, तो वो भी उसमें से माइनस हो जाते हैं। अच्छा सर, मेरे नाम पे एक प्रॉपर्टी नहीं है, उसका प्लीज़ बताएं कि प्रॉपर्टी वाले साहब के नाम पे और ये वाले साहब की डेथ हो गई है तो 5 साल हो गए हैं, अब कैसे रिटर्न फाइल करें? अच्छा, ये है कि अगर तो वाले साहब के नाम पे थी तो यकीनन वो आपको इनहेरिटेंस में ट्रांसफ़र हो गई होगी, ट्रांसफ़र हो गए तो अपना शेयर उसमें जितना भी आपको आता है तो उसके मुताबिक आप अपना क्लेम करें, अगर नहीं हुई तो उसको फिर करवा लें। और क्योंकि जब वालिद साहब के नाम पे होती है तो वो डेथ के बाद प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में ट्रांसफ़र हो जाती है। सर प्रॉपर्टी है पर उसका 3 फ्लोर हैं और सब के अलग-अलग करने। अच्छा, इसमें यह है कि जैसे मैंने वो कहा था कि आप जब प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम लिखते हैं तो उसमें आपकी आ रही होती है कि वो प्रॉपर्टी बताएं कौन सी प्रॉपर्टी है जिस पे रेंट आ रहा है। अब ये जैसे आपकी प्रॉपर्टी का एक नंबर होगा, बस यही बता दें और उसमें तीनों के रेंट इकट्ठे करके लिख दें तो वो आपका क्लेम उसमें आ जाएगा और पूरा हो जाएगा। तो इसके अलावा आई थिंक AOP वाला भी क्वेश्चन हो गया है, वो बता दिया मैंने। गवर्नमेंट एम्प्लाई ऑलमोस्ट सारे हैं, बाकियों के मैंने रिप्लाई दे दिए हैं। तो कोशिश किया करें इसको या तो इंग्लिश को इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें, तो आपके ताकि उसमें रिप्लाई में आसानी हो। और ये मैंने इसलिए दिया ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो जाए और इसको आप बाकी लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि सारे के नॉलेज में आ जाए। और अगर फिर भी आपको रिटर्न में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इसमें क्वेश्चन आंसर में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।